हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न से पहले हम लोग को ये समझना है कि ये सेल डिवीज़न होता क्यों है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस करनी होती है, वो है रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन हुआ है, अगर वो इवोल्यूशन को ट्रांसफ़र करना चाहता है अपनी ऑफस्प्रिंग में, तो इसका मतलब है उसको क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा। क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन करना होगा। और इंसान रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार से कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दो ही प्रकार से करेगा, या तो एसेक्सुअल मीन्स से या फिर सेक्सुअल मीन्स से। मीन्स कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म है, अभी जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत साल पहले एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, उनसे धीमे धीमे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन से ट्रांसफ़र होते चले गए, कई सारी जनरेशन्स बनी, कई सारे ऑर्गेनिज्म बने, और आज जो है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सभी ऑर्गेनिज्म आए किससे हैं, एक सिंगल सेल से इवॉल्व हुए थे। उस सिंगल सेल के अंदर चेंजमेंट हुआ, वो चेंजमेंट उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर होता है। उस इंफॉर्मेशन को या जेनेटिक मटेरियल को अगर ट्रांसफ़र होना है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो उसको उस ऑर्गेनिज्म को क्या करना होगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिवीज़न होता है और दूसरा होता है रेप्लिकेशन। मींस रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेल डिवाइड करती है और कोई एक चीज़ है जो क्या करेगी, रेप्लिकेट करेगी। मींस डीएनए उसका क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, इनके लिए भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक ग्रोथ होती है और दूसरा क्या होता है, डिवीज़न होता है। मींस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अगर ग्रोथ करनी है उस ऑर्गेनिज्म को, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट को डेवलपमेंट करना है, तो उसको उसकी सेल को क्या करना होगा, ग्रोथ करना होगा और डिवीज़न करना होगा। किसी भी एनिमल, अगर हम देखें कोई भी एनिमल हो चाहे प्लांट हो, अगर वो यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर मीन्स एक ऐसी सेल जो आगे चल के जनरेशन बनाएगी। मीन्स मदर सेल है, वो मदर सेल प्रोड्यूस करती है टू डॉटर सेल्स। अगर एनिमल यूनिसेलुलर है तो वो डायरेक्ट मदर सेल कितनी डॉटर सेल्स बना देगी, टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहीं पर अगर देखें कोई भी ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, तो वो क्या करेगा, मेल और फीमेल अलग अलग दोनों गैमेट्स बनाएंगे, दोनों गैमेट्स आगे चल के क्या करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, फ्यूज़न करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट जो आगे चल के जाइगोट के अंदर कई सारे चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस में एक चेंजेस होगा इस सिंगल सेल जाइगोट का डिवीज़न होना। और सिंगल सेल जब जाइगोट डिवाइड करेगा और कई मिलियन और बिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म करता है। मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कभी भी डिवाइड करेगा या नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करेगा, तो उसकी जो सेल्स होंगी वो भी डिवाइड करेंगी, और एक सिंगल जाइगोट सेल्स जो है, उस जाइगोट क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है, उस सिंगल सेल के अंदर इतने सारे डिवीज़न होंगे, और वो सारे डिवीज़न जो होते हैं वही मिलियन और बिलियन ऑफ सेल्स बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखते हैं सेल रिप्रोडक्शंस। सेल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। अगर किसी भी सेल को रिप्रोडक्शन करना है तो उसकी दो मेन प्रोसेसेस होती हैं। सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा, और सेल का क्या होगा, डिवीज़न होगा। सेल ग्रोथ का मतलब होता है सिंथेसिस एंड डुप्लीकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल। हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल हो, कोई भी सेल ऑर्गेनेल हो, या फिर क्या हो, न्यूक्लियस हो। इन सभी चीज़ों का क्या होगा, नई चीज़ें बनेंगी और उनका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। डुप्लीकेशन मतलब डबल होंगी। अगर एक सेल के अंदर एक ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा या दो होंगे, तो एक सेल में जितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए होते हैं उतने ही क्या होंगे, पहले तो वो अपने आप को डबल करेंगे। डबल करने के बाद में जब भी एक सेल से दो सेल बनेंगी, आधे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें चले जाएंगे डबल होने के बाद, और आधे इसमें चले जाएंगे। मींस कहीं ना कहीं ये डिवीज़न जो हो रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बराबर बराबर बांट रहा है। अगर इक्वल तभी बांटेगा जब पहले से ही सेल में मौजूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को डबल करेगा। तो मींस कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म का
क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। उसके बाद देखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का क्या मतलब होता है, एडल्ट जो सेल होती है वो डिवाइड करेगी, डिवाइड करने के बाद में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, ये क्या होता है, सेल डिवीज़न। तो हमने देखा अभी सेल का रिप्रोडक्शन करने के लिए 2 प्रोसेस होती हैं। एक सेल पहले ग्रोथ करती है, मीन्स अपने अंदर के जितना भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़, सेल के अंदर के इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ होंगी उनका प्रोडक्शन करेगी, सिंथेसिस करेगी, उनको डबल करेगी और फिर अपने आप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, ऑल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न एंड सेल ग्रोथ। सेल के रिप्रोडक्शन करने की 2 प्रोसेस हम लोगों ने देखी थी, उन दोनों प्रोसेसेस होने पर सेल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, सेल साइकिल कहलाती है। क्या कहलाती है, सेल साइकिल। ऑल चेंजेस अकर ड्यूरिंग सेल डिवीज़न एंड सेल ग्रोथ नोन एज सेल साइकिल। अगर हम देखें सेल साइकिल जो होता है वो 2 पार्ट में होती है। पहला फेज़ हमारा कहलाता है इंटरफेस और दूसरा फेज़ क्या कहलाता है, एम फेज़। ठीक है, अगर देखें तो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक सेल डिवीज़न ख़त्म होता है और दूसरा सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है। मींस एक सेल डिवीज़न का ख़त्म होना और दूसरे सेल डिवीज़न का शुरुआत होने की बीच की जो फेज़ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल साइकिल। ये एक सेल साइकिल बनी हुई है। हमने क्या करा, हमने अभी देखे थे सेल साइकिल के 2 फेज़ होते हैं, पहला इंटरफेस और दूसरा हमारा कौन सा होता है, एम फेज़। हमने देखा इंटरफेस जो होता है किसी भी सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज़ होता है। तो किसी भी सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज़ क्या होता है, हमारा इंटरफेस होता है। ये टोटल सेल साइकिल का 90 से 95% लेता है। मीन्स अगर कोई सेल साइकिल 1 घंटे में कंप्लीट होती है, उस 1 घंटे का 90 से लेकर 95% जो हिस्सा है वो कौन लेता है, इंटरफेस। बाकी बचा हुआ जो टाइम पीरियड है वो कौन से फेज़ में लगता है, एम फेज़ में लगता है। इंटरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला G1 फेज़, उसके बाद S फेज़ और नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, G2 फेज़। हम तीनों फेज़ को एक एक करके देखेंगे कि G1 फेज़ क्या होता है, S फेज़ क्या होता है और G2 फेज़ क्या होता है। इंटरफेस को हम लोग रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी बाहर से विजुलाइज नहीं होती है, मीन्स बाहर से नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन सेल के अंदर, मीन्स सेल के अंदर इंटरफेस के वक्त कई सारी जो फेज़ होते हैं, G1 हो, S हो, G2 हो, इनमें कहीं ना कहीं सेल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। इसीलिए ये रेस्टिंग फेज़ तो बोला जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज़ होता है। मीन्स इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इंटरफेस के अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि नेक्स्ट सेल डिवीज़न किया जा सके। देखिए, मेन जो सेल डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, वो हमारा एम फेज़ में करता है। लेकिन किसी भी चीज़ को या कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमको सभी रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना होता है। वो सभी रॉ मटेरियल्स जो कलेक्ट होंगे वो हमारे जिस फेज़ में कलेक्ट होंगे वो हमारा कौन सा होता है, इंटरफेस होता है। ठीक, इसीलिए ये रेस्टिंग फेज़ कहलाता है, जहाँ पर आपको आउटर एनवायरनमेंट द्वारा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन सेल के अंदर सभी कुछ चलता है। नेक्स्ट अगर देखें तो सेल जो होती है इसकी 3 सब फेज़ होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस की 3 सब फेज़ होती हैं। पहली सब फेज़ होती है G1, फिर होती है S और नेक्स्ट होती है हमारी G2। सबसे पहले हम लोग देखते हैं G1 फेज़ या और गैप फेज़। गैप फेज़ या G1 फेज़, या इसको एक और नाम से जाना जाता है प्री माइटोटिक या फिर प्री सिंथेटिक फेज़। प्री माइटोटिक या प्री सिंथेटिक फेज़ या गैप फेज़, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर प्री माइटोटिक फेज़ है, प्री होगा क्योंकि ये एम फेज़ है। एम फेज़ को माइटोटिक फेज़ बोलते हैं। माइटोटिक फेज़ से पहले वाला फेज़ है, इसीलिए प्री माइटोटिक फेज़। सिंथेटिक फेज़ एस को सिंथेटिक फेज़ बोलते हैं, इसीलिए एस से पहले वाला फेज़ होता है, इसीलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज़ भी बोला जाता है। ठीक, अब पहला पॉइंट बात करते हैं जो एम फेज़ है और जो डीएनए है सिंथेसिस। मीन्स इस एम फेज़ और एस फेज़ के बीच के फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, G1 फेज़ बोलते हैं। इस टाइम क्या होता है कि सेल का साइज़ बड़ा होता है, सेल का न्यूक्लियस का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। अब
क्यों होता है? देखिए, सेल जो होती है वो अपने अंदर साइटोप्लाज्म को बढ़ाती है। सेल का मान लीजिए इतने साइज़ की है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म डबल होने लगा, सेल का साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सेल पहले तो अपने साइज़ को बढ़ाएगी, साइज़ के साथ साथ उसका न्यूक्लियस जो पहले बहुत छोटा था वो भी, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियर अमाउंट जो है वो बढ़ने लगता है धीमे धीमे। अभी डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रही है लेकिन न्यूक्लियर अमाउंट बढ़ने लगता है। अब क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सेल के अंदर अमीनो एसिड्स डबल होने लगेंगे, मीन्स अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस होने लगेगी, न्यूक्लियोटाइड्स सिंथेसाइज्ड होने लगेंगे। ये वही न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो किसका फॉर्मेशन आगे चल के करेंगे? आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे। इन दोनों प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए सेल के अंदर एटीपी की सिंथेसिस की जो इंक्रीजमेंट होने लगता है, मीन्स एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगता है। कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर क्या होने लगते हैं? डुप्लीकेट होने लगते हैं, चाहे वो लाइसोसोम्स हो, राइबोसोम्स हो, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सभी जो है जितने भी हैं ये सभी आपके सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डुप्लीकेट होते हैं। केवल 2 सेल ऑर्गेनेल्स को छोड़कर, एक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा हमारा होता है प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो होते हैं वो हमारे G2 फेज में डबल होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स के डबल होने की प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती है? डुप्लीकेशन। क्या कहलाता है? ये डुप्लीकेशन कहलाता है। अब बात करते हैं हम सिंथेटिक फेज की। सिंथेटिक फेज क्या होता है? देखिए, S फॉर सिंथेटिक फेज हो गया। S किस लिए है? सिंथेटिक के लिए, मीन्स डीएनए की सिंथेसिस होती है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फेज बोला जाता है। G1 और G2 के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट बिटवीन G1 एंड G2। अगर हम बोले, अगर ह्यूमन सेल 24 आवर डिवाइड करती है, 24 आवर में डिवाइड करती है, तो 7 to 8 आवर, मीन्स 7 से 8 आवर जो है वो कौन सा फेज लेता है? हमारा सिंथेटिक फेज लेता है। कौन सा लेगा? सिंथेटिक फेज लेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। क्या होगा? रेप्लिकेशन। बेटा, रेप्लिकेशन का मतलब होता है, देखिए, डीएनए सेल ऑर्गेनेल की तरह ही डबल होगा, लेकिन डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस आपकी होती है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का भी यहाँ पर क्या होने लगता है? फॉर्मेशन होता है। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम का आगे चल के यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। सेंट्रोजोम डीएनए के कंडेंस्ड पार्ट का मिड पार्ट होता है। डीएनए के कंडेंस्ड पार्ट जो आगे चल के बनेगा, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम, उसके बीच वाले पार्ट को बोलते हैं क्या? हम लोग सेंट्रोजोम बोलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम एक ही चीज़ होती है। ये जो क्रोमोसोम डीएनए से आगे चल के जो स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमोसोम, उसको रेप्लिकेट करने में काम आता है, मीन्स अलग अलग करने में काम आएगा। यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? हिस्टोन प्रोटीन का। किसका फॉर्मेशन होगा? हिस्टोन प्रोटीन का। हिस्टोन प्रोटीन वही होती है जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब डीएनए इस तरीके से रैप्ड अप हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर कई सारे बन जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे चल के क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। और यही क्रोमैटिन थ्रेड और कंडेंस्ड हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम ये एक ही चीज़ होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं G2 फेज या फिर पोस्ट सिंथेटिक फेज। पोस्ट सिंथेटिक फेज के अलावा इसको एक और नाम से भी जाना जाता है प्री माइटोटिक फेज, मींस जो M फेज आने वाला है, जो माइटोटिक फेज आने वाला है उससे पहले वाला फेज है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है? अब क्योंकि डीएनए डबल हो चुका है, डीएनए कहाँ होता है? हमारा सेल के न्यूक्लियस में होता है। सेल के न्यूक्लियस में डीएनए अगर डबल हुआ है तो किसका साइज बढ़ चुका है? न्यूक्लियस का साइज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर का साइज जो है वो बढ़ चुका है। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ होती है? आरएनए की सिंथेसिस होती है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरएनए बनाने हैं और तीनों टाइप के आरएनए का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। तीनों टाइप के आरएनए में एक हमारा होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए और तीसरा होता है हमारा टीआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, इन तीनों की जो सिंथेसिस होती है ये भी हमारे कौन से फेज़ में होती है? G2 फेज़ में होती है। आगे M फेज़ में
एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण एटीपी की सिंथेसिस को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, प्लस एटीपी के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स का भी फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोटीन को बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है वो किसके फॉर्मेशन में काम आती है? स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में जो प्रोटीन काम आती है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स मैंने आपको बताए थे? एक M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और P फॉर प्लास्टिड। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का फॉर्मेशन अगर आपसे पूछा जाता है कि सेल डिवीजन के किस फेज में होता है डबल डुप्लीकेशन, तो आप क्या बताओगे? G2 फेज में होता है। बाकी सभी सेल ऑर्गेनेल्स G1 फेज में सिंथेसाइज्ड होते हैं। S फेज जो होता है, ये S फेज के अंदर DNA का सिंथेसिस होती है। तो ये हम लोगों ने देखा था पूरा। ये जो है ये किसके बारे में बताया गया था? इंटरफेस के बारे में। अब हम लोग M फेज के बारे में देखेंगे। इंटरफेस के बाद वाला फेज क्या होता है? हमारा M फेज होता है। इस टाइम क्या होता है कि DNA जो है, जो इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होने के बाद में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमारा DNA हो गया। इसको हमने बोल दिया क्रोमोसोम। क्या बोल दिया? क्रोमोसोम। इसने क्या किया, क्योंकि DNA डबल हुआ तो एक इसी की तरह एक और क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। मीन्स एक DNA जो है वो जब कंडेंस्ड होता है तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बनाता है। DNA के द्वारा जो क्रोमोसोम कंडेंस्ड होकर बना है, इसके अंदर केवल और केवल कितने क्रोमेटिड होते हैं? एक क्रोमेटिड होता है। कितना होता है? एक क्रोमेटिड। लेकिन जब DNA सिंथेसिस हुई तो इस एक क्रोमेटिड से एक और क्रोमेटिड बना तो दो क्रोमेटिड बन गए। ये दोनों क्रोमेटिड, क्योंकि दूसरा जो क्रोमेटिड है वो पहले वाले क्रोमेटिड से बना है, इसीलिए दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन्हीं सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने की जो फेज होती है, यही हमारी क्या होती है? M फेज या फिर माइटोटिक फेज। प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स। एक सेल से दो सेल बनेंगी, एक दोनों सेल्स जो कहलाएंगे वो हमारी क्या कहलाएंगी? डॉटर सेल्स। और इन दोनों सेल्स के अंदर एक क्रोमेटिड पहुंच जाएगा, दूसरे के अंदर दूसरा क्रोमेटिड पहुंच जाएगा। प्लस ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स डबल हुए थे इंटरफेज में, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स डबल होकर बने थे, उन आधे सेल ऑर्गेनेल्स को इसमें पहुंचा देंगे, आधे को इसमें पहुंचा देगा। कौन सा फेज पहुंचाएगा? M फेज पहुंचाता है। DNA जो सिंथेसाइज्ड हुआ था, इसके अंदर पहले से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसी को कॉपी करके डबल क्रोमेटिड बना था। और तो फिर इसके मतलब यहाँ पर जो इवोल्यूशन वाला जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो इधर भी पहुँच गई है, इधर भी। तो M फेज 3 काम करता है। सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करना, सेल ऑर्गेनेल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स RNA वगैरह को क्या करना? दोनों सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। प्लस जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो पुराने सेल्स में थी उसको आगे ट्रांसफ़र करना। तो ये हमारा किसका काम हो जाता है? M फेज का हो जाता है। अब देखते हैं सेल साइकिल का ड्यूरेशन। अगर हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल की, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पीरियड बोला जाता है। अगर हम बात करें सेल साइकिल, देखिए तो सेल साइकिल का 95% जो है वो कौन ले जाता है? इंटरफेज ले जाता है। कौन ले जाता है? इंटरफेज। M फेज केवल और केवल कितना लेता है? 5%। किसी भी सेल साइकिल का इंटरफेज 95% लेता है और M फेज कितना लेता है? 5%। अगर हम देखें एक ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? 24 आवर्स। एक ईस्ट को डिवाइड होने के लिए 90 मिनट्स। एक बैक्टीरिया सेल को डिवाइड होने के लिए 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए, हम लोगों ने पढ़ा था सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक एनिमल में पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिलियम। प्लांट में पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिलियम। अगर हम देखें इस ट्रिलियम में कितना टाइम चाहिए होता है एक सेल को डिवाइड करने के लिए? तो 29 आवर चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 29 आवर। और ओनियन जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं 12th में, ओनियन की रूट टिप को ग्रो करने के लिए कितना चाहिए होता है? एक डिवीज़न में लगभग कितने घंटे चाहिए होते हैं? 20 आवर्स। कितने चाहिए होते हैं? 20 आवर्स। तो ये हम लोगों ने सेल साइकिल देखा कि सेल साइकिल में कितना कितना टाइम लेते हैं। उसके बाद देखते हैं सेल डिवाइड क्यों करती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सेल डिवाइड। अगर हम देखें तो सेल डिवाइड करने के दो रीज़न होते हैं। सेल डिवाइड करने के दो रीज़न होते हैं। पहला होता है कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो को सेल के अंदर मेंटेन रखना।
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म रेशियो को सेल के अंदर मेंटेन रखना, प्लस इसका एक और काम भी होता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सेल का जो सरफेस एरिया है और जो वॉल्यूम है, ये क्योंकि अंदर डिवीज़न होते हैं जिस कारण से ये बढ़ने लगता है, बढ़ेगा तो सेल के अंदर इतनी चीज़ एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, इसीलिए सेल क्या कर लेती है, अपने आप को डिवाइड कर लेती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए सेल डिवाइड क्यों करती है, तो मेंटेन द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड ऑल्सो मेंटेन द सरफेस एंड वॉल्यूम रेशियो ऑफ द सेल। एक फेज़ हमको देखने को मिलता है सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में, उसको बोलते हैं जी नॉट फेज़। जी नॉट फेज़ आखिर होता क्या है? जी नॉट फेज़ अगर हम देखें तो मान लीजिए एक सेल साइकिल है, मान लीजिए एक सेल साइकिल ये चल रही है, इंटरफेज़ आया, इंटरफेज़ पूरा चला, उसके बाद ये कौन सा फेज़ आया, एम फेज़ आया। सेल ने एम फेज़ तक कंप्लीट किया। अब मान लीजिए सेल का मन नहीं है डिवाइड करने का, तो सेल को 3 चॉइस दी जाती हैं। या तो आप क्या करिए, डिवाइड करिए, या तो आप साइज़ में इंक्रीज होकर मैकेनिकल सपोर्ट दीजिए, मींस एलोंगेशन की प्रोसेस करिए। अगर आप एलोंगेशन भी नहीं करना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मींस आपको एक काम दे दिया जाएगा, चाहे वो सिक्रीशन का हो या किसी भी चीज़ का, आपको वर्क दे दिया जाएगा। तो सेल के सामने 3 चॉइस होती हैं। मान लीजिए सेल का डिवाइड करने का मूड नहीं है, तो सेल की ऐसी स्टेज या सेल जब डिवाइड नहीं करती है तो उसको डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में डाल दिया जाता है, मीन्स वो कोई काम करना चाहती है। तो इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं जी नॉट फेज़। व्हेन द सेल डज नॉट वांट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड नहीं करना चाहती है तो उसको एक एम दे दिया जाता है कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाए, मीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। इस फेज़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जी नॉट फेज़। अगर हम देखें तो सेल जो एंटर होती है वो किस में एंटर हो जाती है, इंटरफेज़ में होती है। उसने क्या किया, अपने साइज़ को नॉर्मल साइज़ में आ गई। सबसे पहले सेल क्या हो, इंटरफेज़ में आई, इंटरफेज़ में अपने आप को नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल करने के बाद में वो जब बाहर आ जाती है सेल साइकिल से, इसी फेज़ को हमने क्या नाम दे दिया, जी नॉट फेज़। उसके बाद उसका क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। अगर कोई सेल मान लो जी नॉट फेज़ में गई और डिफरेंशिएशन होने के बाद में उसको दोबारा से डिवाइड करना है, उसको क्या करना है, दोबारा से डिवाइड करना है। तो अगर उसको दोबारा से डिवाइड करना है तो वो वापस सेल साइकिल में आ सकती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का अपोजिट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड दिया गया है डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम देखें, अगर मान लीजिए सेल को डी डिफरेंशिएशन के बाद फिर वापस आउट होना है तो इसको हम लोग फिर से क्या बोल देंगे, री डिफरेंशिएशन। तो हमने देखा सेल आउट हुई तो डिफरेंशिएशन, सेल वापस आई तो डी डिफरेंशिएशन, और डी डिफरेंशिएशन के बाद फिर से जी नॉट फेज़ में अगर वो जाना चाहती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन। और इसका मतलब होता है, ये हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, नर्व सेल्स या फिर मसल सेल्स में देखने को मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर सेल आपकी एस फेज़ में एंटर कर गई, ये जीवन फेज़ में ही आपको जी नॉट फेज़ में बाहर निकल सकती है, जीवन फेज़ में भी बाहर निकल सकती है। लेकिन अगर जीवन फेज़ के बाद में बाहर नहीं निकली और ये कहाँ एंटर कर गई, एस फेज़ में, तो फिर इस सेल को 110% क्या करना पड़ेगा, डिवीज़न करना पड़ेगा। तो जी नॉट फेज़ इज़ ऑलवेज प्रेजेंट आइदर बिफोर द जीवन फेज़ और आफ्टर द जीवन फेज़, बट बिफोर द एस फेज़।